जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल में 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से बहाल किया गया। और दोस्तों, ये एग्रीमेंट होने के बाद कुछ खबरों में पाकिस्तान के दुर्दशाओं के बारे में चर्चा किया जा रहा है। और दोस्तों, ये दुर्दशा है हाई कैलिबर आर्टिलरी शेल को लेके। पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के आर्टिलरी शेल का अभी काफी ज्यादा कमी है और साथ में इसका कीमत भी अब पाकिस्तानी आर्मी को परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को हाई कैलिबर शेल को लेके पाकिस्तानी आर्मी का क्या दुर्दशा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में T-129 हेलीकॉप्टर जिसे खरीदने का पाकिस्तान सपना देख रहा है उसे लेके हाल ही में क्या प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, लड़ाई के क्षेत्र में लार्ज कैलिबर की जो आर्टिलरी शेल होता है ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका इस्तेमाल करके इंटेंसिव फायर और दुश्मन के ट्रूप्स को दूर से ही रोका जा सकता है और दुश्मन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फायर का इफेक्ट डालने के लिए हमेशा से ही लार्ज कैलिबर के आर्टिलरी शेल का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जाता है। जबकि वहीं पे दूसरे तरफ हाल फिलहाल में ऐसे शेलों में काफी ज्यादा तब्दीली किया गया है और इन शेलों को काफी ज्यादा एक्यूरेट भी बनाया गया है। दूर से छोटे टारगेटों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसे ही लार्ज कैलिबर के गाइडेड शेल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को खाली ध्वस्त नहीं कर सकता है बल्कि बिना कोलैटरल डैमेज के भी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। जबकि दोस्तों, इस तरीके के गाइडेड शेल में जो गाइडेड कंपोनेंट या इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से ऐसे शेलों का कीमत नॉर्मल अनगाइडेड शेल के तुलना में काफी ज्यादा होता है। बेसिकली कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि ऐसे एक हैवी कैलिबर के गाइडेड शेल का कीमत $1 लाख तक हो सकता है। और दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल में झड़प होता है तब आप लोगों को कई सारे खबरों में ये भी सुनने को मिलता होगा कि दोनों देशों की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग किया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे शेलिंग में भी इस तरीके के गाइडेड शेल या हैवी कैलिबर का शेल का भी इस्तेमाल होता है। पर हाल फिलहाल में रिपोर्ट आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का दुर्दशा अब इतना हद तक बढ़ चुका है कि पाकिस्तान ऐसे शेलों के अभाव से गुजर रहा है, जबकि ऐसे शेलों का कीमत काफी ज्यादा होने की वजह से इसे परचेस करने का भी क्षमता अब पाकिस्तान खो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा हाई कैलिबर के ज्यादातर अनगाइडेड शेलों का इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों इसी कारण से पाकिस्तान के ज्यादातर गोले टारगेट को भी हिट नहीं कर पाता है। और आप लोग कई सारे खबरों में ये भी सुने होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के ये आर्टिलरी के गोले भारत के बॉर्डर के नजदीक स्थित गाँव में आके गिरता है। और दोस्तों, ऐसे ही बिना टारगेट के शेल का वेस्टेज पाकिस्तानी आर्मी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से अब कुछ खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक तरीके से इन मामलों में खामोश हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ भारत के द्वारा प्रिसिजन गाइडेड आर्टिलरी शेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान के उन टारगेटों में जाके गिरता है जहां से भारत के ऊपर सीज फायर वायलेशन किया जाता है। इंडियन आर्मी के प्रिसिजन गाइडेड शेल एक तरीके से देखे तो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर खलबली मचाया हुआ है और इसके वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ऐसे शेलों का कमी होने की वजह से और इसका कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तानी आर्मी के पास अब फिलहाल ऐसे गाइडेड शेलों का इस्तेमाल करने का परमिशन भी नहीं है। और दोस्तों, इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। जहां पे इकोनॉमिक फ्रंट एक महत्वपूर्ण कारण है तो वहीं पे पाकिस्तान के पास भारत जैसे इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं है जो इस तरीके का शेल अपने ही देश में बना पाए। भारत के पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और कई सारे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में ही ऐसे शेलों का निर्माण करता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरीके के शेल को डायरेक्टली अन्य देशों से परचेज करता है। आप सब लोगों को भारत के L&T कंपनी के बारे में तो पता ही होगा, जो हाल ही में भारत को आधुनिकतम 155 मिलीमीटर के K9 वज्र आर्टिलरियों का सप्लाई किया है। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये आर्टिलरियों का सप्लाई खाली समय से पहले नहीं हुआ है बल्कि इसका एक महत्व ये भी है कि भारत में ऐसे आर्टिलरियों को निर्माण करने का एक बेस भी बना। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐसा कोई भी बेस नहीं है और पाकिस्तान ज्यादातर शेल दूसरे देशों से ही खरीदता है, जिसका कीमत काफी ज्यादा होने की वजह से ये पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए फिलहाल सुइटेबल नहीं है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान का एकमात्र मित्र चाइना भी ऐसे शेलों का निर्माण करता है जो अन्य देशों के तुलना में काफी सस्ता भी होता है। लेकिन पाकिस्तान फिलहाल ऐसे शेलों को भी चाइना से परचेज नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना द्वारा इन शेलों के निर्माण में जिस तरीके का चीप क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है और चीप इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर समय दुश्मन के जगह में अपने ही सैनिकों के ऊपर हावी हो जाता है। और संभावित इसी कुछ कारणों की वजह से पाकिस्तान द्वारा चाइना के ये सस्ता शेलों को भी नहीं खरीदा जा रहा है क्योंकि उसके मन में भी आशंका है कि अगर ये खरीदा गया तो ये भारत के ऊपर नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर ही ना फट जाए। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे इकोनॉमी का मार झेलता हुआ पाकिस्तान फिलहाल आर्टिलरी शेलों को भी खरीदने का औकात नहीं रखता है तो वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान टर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर परचेज करना चाहता है। तो दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी अपने शॉपिंग लिस्ट में टर्की के T-129 हेलीकॉप्टरों को रखा है। मतलब पाकिस्तान अभी भी टर्की से इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, जबकि बेसिकली देखे तो ये डील कई सालों से इसीलिए पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि डील के तहत टर्की हेलीकॉप्टरों में इंजनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है।
दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में पाकिस्तान और टर्की के बीच में 30 ऐसे हेलीकॉप्टरों को लेकर एक समझौता भी हुआ था, पर उसके बाद अमेरिका द्वारा टर्की के ऊपर S-400 खरीदारी को लेकर प्रतिबंध लगाया गया और इस हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के भी एक्सपोर्ट लाइसेंस को देने से मना कर दिया गया। दोस्तों S-400 खरीदारी की वजह से टर्की के ऊपर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें F-35 के अलावा इन हेलीकॉप्टरों के इंजन और F-16 के अपग्रेडेशन किट भी शामिल है। जबकि उसके बाद खबर यह भी आया था कि पाकिस्तान द्वारा टर्की को और 1 साल के एक्सटेंशन दिया गया है ताकि टर्की हेलीकॉप्टरों के लिए अपने खुद का इंजनों का डेवलपमेंट कर पाए। फिलहाल इन हेलीकॉप्टरों में लाइट हेलीकॉप्टर टरबाइन इंजन कंपनी के बनाया हुआ LHTEC T800 टर्बोशाफ्ट इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है, जो बेसिकली अमेरिका के CTS 800 के एक आधुनिक वर्जन है। दोस्तों ये जो कंपनी के द्वारा इस इंजन का निर्माण किया जा रहा है, यह असल में अमेरिका के हॉर्नवेल और यूके के रॉयल्स रॉयस का एक ज्वाइंट वेंचर है और अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद टर्की इन हेलीकॉप्टरों में इन इंजनों का इस्तेमाल करके किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इवन दोस्तों उसके बाद खबर यह भी आया कि टर्की द्वारा अपना खुद का इंजनों के डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान द्वारा 1 साल के और समय टर्की को दिया गया है। टर्की इन हेलीकॉप्टरों के लिए TEI TS1400 इंजनों का डेवलपमेंट कर रहा है और दोस्तों ये इंजन कितना हद तक डेवलप होना संभव हो पाया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि 2021 में टर्की अपने हेलीकॉप्टरों में इन इंजनों को इंस्टॉल करने का इरादा भी रख रहा है। दोस्तों पिछले साल कुछ टर्किश मीडिया में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से टर्की को और 1 साल का मौका दिया गया है ताकि टर्की इस डील को संपूर्ण कर सके, पर वहीं पे कहीं में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के नजर में फिलहाल इसके अलावा चाइनीज हेलीकॉप्टर भी है। पर अगर बेसिक डील को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस डील से पहले चाइना की तरफ से Z-10 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिया गया था ताकि पाकिस्तान उसे टेस्ट कर सके और टेस्ट के बाद पाकिस्तान द्वारा एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि इन हेलीकॉप्टरों के पास उतना क्षमता नहीं है और संभावित इसी वजह से Z-10 के ऊपर तरजीह देते हुए T-129 हेलीकॉप्टरों को परचेस करने का बात कहा गया। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो T-129 हेलीकॉप्टर है ये भी टर्की का खुद का डिजाइन नहीं है, बल्कि ये असल में अगस्टा वेस्टलैंड A129 के टर्किश लाइसेंस वर्जन है। और दोस्तों पाकिस्तान असल में ये हेलीकॉप्टर इंडिया के हेलीकॉप्टरों को काउंटर करने के लिए खरीदना चाहता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा हाल ही में दुनिया के सबसे आधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टरों को परचेस किया गया है, जबकि आर्मी के लिए भी ऐसे हेलीकॉप्टरों को परचेस करने का बातचीत इंडिया और अमेरिका के बीच में चल रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान जहां पे अन्य देशों से हेलीकॉप्टरों को परचेस करके अपने जरूरतों को पूरा करने का सपना देख रहा है, तो वहीं पे भारत अपना खुद का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी निर्माण कर चुका है। हाल ही में ऐसे 2 हेलीकॉप्टर आर्म फोर्सेस के हवाले भी किया गया है और इनका परीक्षण हाई ऑल्टीट्यूड में लद्दाख के क्षेत्र में भी किया गया है। खबर तो ये भी है कि संभावित इस साल के अंत तक ऐसे हेलीकॉप्टरों को लेकर एक बड़ा समझौता भी हो सकता है, जो आने वाले समय में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के ही जरूरतों को पूरा करेगा। दोस्तों पाकिस्तान के किस्मत खाली यहाँ पे नहीं फुटा हुआ है, बल्कि 2015 से ही पाकिस्तान के ऊपर ऐसे पनौती लगा है कि वो हेलीकॉप्टर परचेस करने की तरफ जब भी आगे बढ़ता है तब भी कोई ना कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले पाकिस्तान द्वारा अमेरिका के AH-1Z वाइफर हेलीकॉप्टरों को परचेस किया गया था, पर एन वक्त पे अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को ऐसे हेलीकॉप्टरों को सप्लाई को रोक दिया गया, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को अगर ऐसे हेलीकॉप्टर लेना है तो अपने पैसे पे ले, ना कि एड के नाम पे अमेरिका के पैसे से ही अमेरिका के हथियार अपने आर्मी में शामिल करे। वहीं पे उसके बाद जब भी हेलीकॉप्टरों की तरफ पाकिस्तान बढ़ा तभी उसे कोई ना कोई झटका सहना पड़ा और फिर से अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टर्किश T-129 हेलीकॉप्टरों को ही अपने बेड़े में शामिल करने का सपना देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं है और फिलहाल इंतजार करना ही अब पाकिस्तान का किस्मत बना हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।